नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपको ध्यान से सुनना और समझना है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। हालांकि 5 विकल्प का ट्रेंड जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू जो है कि चलाया जा रहा है। तो 5 विकल्पों वाला ट्रेंड आप लोग जैसा कमेंट करेंगे, 5 विकल्प वाला भी प्रश्न पत्र बनाया जाएगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट का। रही बात स्टार्ट करने की, तो हम जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, मन लगा कर जो है कि इसको देखिएगा। सभी टॉपिक को सिलेबस के अनुसार कवर किया गया है। कोई भी टॉपिक आलतू फालतू इसमें डाली नहीं गई है। तो ईमानदारी पूर्वक जो है कि आप अपना काम करिएगा। और रही बात अपने हमने अपना कर्म किया है, इसमें पूरी मेहनत की है। आप भी अपना धर्म निभाइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिए, ताकि हम जो है कि आगे भी इस तरह से आपके लिए जो है कि निःशुल्क काम करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वैदिक काल में धान को क्या कहा जाता था। ध्यान सुनिएगा, धान की फसल को वैदिक काल में क्या कहा जाता था। यानी कि वैदिक काल से ही धान की फसल जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पादन होती आ रही है। तो वैदिक काल में धान की फसल को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 है तंदुल, ऑप्शन बी है ब्रीही, तीसरा है यव और चौथा है गोधुम। तो गोधुम को आप जानते हैं, गेहूं को। व्रीहि किसको कहा जाता है, ये आपको कमेंट करना है। धान को बच्चों जो है कि तंदुल कहा जाता था। तो वैदिक काल में धान को क्या कहा जाता था, तंदुल कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे पर आएंगे। ध्यान से इसको सुनिएगा, मेहनत करना आपका काम है। हमने जो है इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है, तो आप भी अपना जो है कि मेहनत लगाइए। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी में दिए। तो कौशल की राजधानी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, यानी किस जिले में है, उसका नाम क्या है, जिसके महात्मा बुद्ध जो है कि अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, कौशल प्रदेश की जो राजधानी था उसमें दिया था। तो कौशल की राजधानी का वर्तमान नाम क्या है। तो फैजाबाद है, वैशाली है, बुंदेलखंड है कि अयोध्या मंडल है। तो वर्तमान में अयोध्या मंडल है इसका नाम, और प्राचीन समय में बुद्ध के समय में इसका नाम, ये कौशल की राजधानी हुआ करती थी, कौशल प्रदेश की। तीसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं। शानदार प्रश्न है। तीसरे वाले प्रश्न को आप देखिएगा ध्यान से। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि हर एक टॉपिक से आपसे प्रश्न लिया गया है। जिसको भी लगे कि यह प्रश्न पत्र अति आसान है, इस तरह का प्रश्न पेपर नहीं बन सकता, तो आप एक बात को समझिए, सभी टॉपिक्स के आसान प्रश्न को तैयार करना भी आसान बात नहीं होती है। और आपका सिलेक्शन आसान प्रश्नों को छोड़ देने से ही नहीं होता है आज तक। ठीक है, तो सभी टॉपिक की बेसिक जानकारी रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत में जानते हैं आप, थ्योरी आधारित जो है कि ज्ञान है, यहाँ प्रैक्टिकल आधारित नहीं है। तो थ्योरी भी, इस थ्योरी को आप समझिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजाओं और शासकों का क्रम क्या रहा। तो मौर्य साम्राज्य में आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है, संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पहले अशोक आया, फिर बिंदुसार आया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य आया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि बिंदुसार अशोक के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया। सी में दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और फिर अशोक का शासन आया। और डी में है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, फिर उसका आने वाली अगली पीढ़ी अशोक, ये 3 लोग जो है कि शासन किए थे इसी क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ये सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, एक बात और इसमें परेशानी आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस ऐप में एक समस्या थी। चलिए, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, आप सकारात्मक सोच के साथ लगे रहिए। चौथे प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित में से निम्न में से निम्न में से कौन सा शासक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण वाली कहानी हम इसलिए लिए हैं क्योंकि गांव में जो है ना, 17 बार आक्रमण की कहानी लोग मोहम्मद गोरी को समझते हैं, लेकिन दरअसल महमूद गजनवी जो था वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, मंगोलों ने तो बहुत बार आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी की कहानी आप जानते हैं, जिसने नालंदा और बाकी यूनिवर्सिटियों को तोड़ा फोड़ा, बहुत खतरनाक
आदमी था। 5वें प्रश्न पे आते हैं। 1857 के विद्रोह को किस इतिहासकार ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? इतिहासकार कह लीजिए, क्रांतिकारी कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, क्रांतिकारी आप कहेंगे, ठीक है। तो इसमें डीजे रैली थे। वीर कुंवर सिंह ने कहा था, वीर सावरकर यानी बीडी सावरकर ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो 1857 के विद्रोह को भारतीय इतिहासकार या क्रांतिकारी बीडी सावरकर ने जो है कि इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हालांकि सी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की बात हो रही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था भारत का। इसकी स्थापना 1924 में किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में की गई? अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए, देखिए ये सारे आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। एक तरह से हमने इस तरह से सेटिंग की हुई है कि आपको लगेगा कि सारे प्रश्न हम देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो यही बात है, रिकॉल की कमी के कारण ही जो है कि परीक्षा में जो है कि बच्चा फेल होता रहता है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल और बटुकेश्वर दास, ये 4 क्रांतिकारी हैं। किसने जो है कि HRA किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई? तो सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इनके नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7वां प्रश्न पर हम आते हैं। दिया है कि महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता की उपाधि दी? अब महात्मा गांधी वर्तमान समय में विवादों में रहते हैं, यानी इनके नाम को लेके जो लोग गांधी के बारे में एक पेज भी नहीं पढ़े वो भी अपनी राय बनाते हैं। छोड़िए, अन्यथा हम लोग नहीं लेंगे। तो महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता की तो उपाधि दी? तो ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल इन्होंने नहीं दिया, इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो है कि महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आप सचमुच के नेता हो, क्योंकि विदेशों में जिस तरह से जर्मनी, जापान और बाकी सारी देशों में हिटलर से बात करना, तमाम तरह की जो है कि विदेशी चुनौतियों से निपटते हुए उन्होंने विदेशी शासकों, विदेशी एक तरह से जो साम्राज्य चलाने वाले लोग थे और बड़े बड़े धुरंधर लोग थे, उनसे बात करना, अपनी बात को मनवा लेना, ये एक नेता में ही हो सकता है। तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय नेता थे। तो बोस ने कहा था, ठीक है। 8वां है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि गुजरात में किसानों की लगन नहीं है बच्चों, लगान है। लगन का समय चल रहा है तो बार बार लगन मन में आ रहा है, लेकिन ये लगान है। लगान का मतलब कर होता था। तो गुजरात में किसानों को लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो पहला है खेड़ा सत्याग्रह, आप जानते हैं गांधी ने चलाया था। लगान माफी सत्याग्रह, ये था ही नहीं। बारदोली सत्याग्रह, जिसमें जो है कि पटेल को सबसे ज़्यादा उपलब्धि और प्रलब्धि एक तरह से मिली। तो बारदौली सत्याग्रह यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। मुस्कुराते हुए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? आसान प्रश्न लग रहा है, लेकिन ऑप्शन देखिए किस तरह से सेट किया हुआ है। 9 अगस्त 1942, अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 और 1945। एग्जैक्ट आपको डेट पता होना चाहिए कि वो बड़ा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1942 में को इसकी शुरुआत की गई। प्रश्न नंबर 10 पे हम आते हैं। 10वां प्रश्न दिया है कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौरी चौरा कांड हुआ? चौरी चौरा कांड के बारे में आप जानते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे अंग्रेजों के, हालांकि थे इंडियन, उसमें अंग्रेज भी थे। तो 22 पुलिसकर्मी जो है शहीद हुए थे। यह स्थान कहाँ पर है? तो देवरिया में कह रहा है, कि आजमगढ़ में है, कि गोरखपुर में, कि चौरी चौरा में? चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये किस जिले में है बच्चों? तो ये है आपका गोरखपुर जिले में। गोरखपुर से 10-15 किलोमीटर पहले मिलता है। अगले प्रश्न पे हम जाएंगे कि भारत में संसदीय परंपरा, भारत में संसदीय परंपरा कहाँ से ली गई है? तो भारत में जो इस समय संसदीय परंपरा है वो कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है बच्चों? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जर्मनी, चौथा है जापान। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि भारत में संसदीय परंपरा ब्रिटेन से ली गई। संसदीय परंपरा का अर्थ होता है ना कि जैसे मान लो कि MP का इलेक्शन हुआ, यानी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, यानी कि कुल मिला जुला के सांसद, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों के
जो मेंबर होते हैं उनको सांसद ही कहा जाता है। और राज्यों में जो है कि आप जानते हैं विधायक यानी एमएलए उनको बोला जाता है। तो आप जानते हैं जैसे विधायक की अभी बिहार में चुनाव हुआ तो 243 सीटों पे चुनाव हुआ, 243 में से सभी लोग विधायक बन गए, उसमें सभी लोग विधायक बन गए। जैसे सम्राट चौधरी भी विधायक बने। सम्राट चौधरी पहले क्या बने? विधायक। विधायक का काम क्या है कि कानून बनाना, ठीक है। ये विधायिका के सदस्य हैं। विधायक का मतलब विधायिका के सदस्य हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये डिप्टी सीएम भी बन गए, यानी कार्यपालिका में भी आ गए। कार्यपालिका का मतलब है कि कानूनों को लागू करवाना। तो एक व्यक्ति के दो दो काम, कानून भी बना रहा है, कानून को लागू भी करवा रहा है। तो इस व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। तो यह कहाँ से ले गई है? ये व्यवस्था ब्रिटेन से ले गई है। 12वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं, संघ नहीं है बच्चों, यहाँ संघ है, हालांकि मिसप्रिंट है। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, संघ में क्या है, आप आईएएस को देखते होंगे, और राज्यों के अधीन आप देखते होंगे पीसीएस ऑफिसर को, यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। इनके अधीन जो आईएएस पीसीएस के सिविल सर्वेंट होते हैं, इनका संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 10 में है कि 13 में है कि 14 में है कि 15 में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, प्रस्तावना आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, उद्देशिका भी कहा जाता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से इसकी शुरुआत है। तो भारत में के संविधान के प्रस्तावना में अब तक कुल कितने बार संशोधन किया गया है गुरु? तो एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। 14वां दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी नौकरी में अवसर आप प्राप्त करते हैं? यानी आप सरकारी नौकरी का फॉर्म डालते हैं, प्राइवेट नौकरी का आप फॉर्म अप्लाई करते हैं या जाते हैं, तो इस तरह के जो अवसर आपको मिलते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद नंबर देखिए 15 दिया हुआ है, 17 दिया है, 12 दिया है, 16। तो 16 में अवसर की समानता, यानी आपको किसी भी प्रकार के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा, आपको अवसर की समानता होगी। आप किसी भी जाति धर्म या लिंग से हो, ठीक है, आपको जो है कि अवसर दिया जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में वे कौन से राजनेता रहे हैं जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने हैं? तो राधा कृष्णन साहब, जाकिर हुसैन साहब, वीवी गिरी और शंकर दयाल शर्मा। तो ये चारों नेता ऐसे रहे हैं। देखिए ये हमने 5 ऑप्शन वाला एक जो है कि प्रश्न आपके सामने पेश किया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इनमें से सभी, यानी कि ये सभी ऐसे हैं राजनेता हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे, बाद में इन्होंने जो है कि राष्ट्रपति का पद जो है कि धारण किया। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। 16 पर आते हैं। भारतीय संसदीय परंपरा में शून्यकाल कब होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। शून्यकाल कब होता है? 11 बजे संसद शुरू होता है, सदन का सत्र शुरू होता है 11 बजे से 12 बजे, 12 बजे से 1 बजे। 1 बजे देखिए लंच होता है। तो लोकसभा में लंच के बाद शून्यकाल आता है कि लोकसभा में लंच से पहले आता है कि शुरू का पहला घंटा? तो ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में जब लंच से ठीक पहले जो है कि कौन सा काल माना जाता है? शून्यकाल। ये भारतीय संसदीय परंपरा की देन है शून्यकाल। शून्यकाल संविधान में उस तरह से किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है, एक परंपरा के थ्रू जो भारत ने इसका जो है कि विकास किया। बाकी संसदीय परंपरा में ब्रिटेन में शून्यकाल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हम आपको जो है कि ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट कैसा आपको लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप अपना धर्म निभाएंगे। अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ा, लाइक बढ़ी, हमको मोटिवेशन मिला, तो हम इस तरह के आपको सीरीज कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आप सभी लोगों का धर्म बनता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत में 2 ऐसे राज्य जिनमें लोकसभा की सीटें बराबर हैं। देखिए कमाल का प्रश्न है। 2 ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें लोकसभा की सीटें बराबर आपको दिखेंगी? ऑप्शन ए असम और झारखंड, ऑप्शन बी असम और तेलंगाना, ऑप्शन सी पंजाब और झारखंड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए असम और झारखंड में लोकसभा की सीटें क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। वह संसदीय समिति, ये वह लिखा हुआ है, वह संसदीय समिति जिनमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, यानी संसदीय समितियाँ होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, प्रकलन समिति है, इस तरह की समितियाँ होती हैं जो संसदीय कार्य व्यवस्था को जो है कि एक परिपक्वता प्रदान करती है, ठीक है।
तो कौन सी वह संसदीय समिति है जिसमें सभी सदस्य लोकसभा से ही चुने जाते हैं, जबकि बहुत सारी समितियां ऐसी हैं कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लेकर वो समिति तैयार होती है। तो लोक लेखा समिति है कि सार्वजनिक उपक्रम समिति है कि पराक्रम समिति है, इसमें कौन सी समिति है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो प्राक्कलन समिति हम बता दें, इसमें लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, 30 सदस्यों की ये समिति होती है। 19वां प्रश्न नंबर 19 पे हम आते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी जिसको CAG कहते हैं, जो आर्टिकल 148 में जिसका जिक्र किया गया है। हाँ, तो ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है, जिस पर चर्चा होती है। ठीक है। अब CAG करता क्या है, तो आप जानते हैं सरकार भारत में राज्य और केंद्र सरकार को दिया गया जो भी पैसा बजट और अनुदान के थ्रू मिलता है वो लोग अपने से लेते हैं, उनका खर्च कहाँ कहाँ हुआ सही ढंग से, इसकी मॉनिटरिंग और इसका जो है कि एक तरह से ऑडिट का कार्य करता है। 20वां प्रश्न है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति महोदय हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति महोदय जो है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये आसान प्रश्न था लेकिन इम्पोर्टेंट था। सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है, सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे भोर और साय का तारा कहते हैं, यानी भोर और साय का तारा किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, ये इसको रेड प्लेनेट कहते हैं, ये बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट है। 22 नंबर प्रश्न पे आएंगे। देखिए, सौर मंडल का सर्वाधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है। वीनस है, यूरेनस है, नेपच्यून है कि प्लूटो। अब कमाल की बात यह है कि सारे नाम इंग्लिश में दिए हैं। जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उस बात को ध्यान देंगे कि इंग्लिश में के टर्म को भी आपको ध्यान से देखना है। तो आप बताइए, तो इसमें क्या होगा, नेपच्यून एक ऐसा जो है कि प्लेनेट है जो सबसे दूर स्थित है सूर्य के। ठीक है, प्लूटो को तो आप जानते हैं 2006 में ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। हाँ, इंटरनेशनल जो है कि इन्होंने निकाला, एक संस्था है जिसका नाम अभी क्लियर कट नहीं आ रहा है आसानी है। तो प्लूटो को निकाल दिया गया। तो नेपच्यून जो है सबसे दूर का ग्रह है। भूकंप मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है, ये आप जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन पूछ देता है और इस तरह का ऑप्शन बनाता है। ये कभी आसान प्रश्नों में आपका मिस्टेक हो जाता है। तो रिक्टर स्केल पे जो है कि रिएक्टर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, रिक्टर स्केल होता है। ठीक। यूराल पर्वत श्रेणी किस देश में है, ये लाजवाब सवाल है। यूरोप में है कि ईरान में है कि सऊदी अरेबिया में कि रसिया में है। तो ऑप्शन नंबर डी, यूराल पर्वत की श्रेणी जो है कि रूस में है। सॉरी, 25वां प्रश्न है। 5 मिनट 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद, ठीक है, थैंक यू। सॉरी कतर की मुद्रा रियाल है, इसकी राजधानी कहाँ है। अगर इसकी बात आपसे प्रश्न में पूछ दे तो कतर की मुद्रा रियाल है और इसकी राजधानी कहाँ है, तो कतर की राजधानी कहाँ है बच्चों, दोहा है। ठीक है। 26वां प्रश्न कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा। अगर ये आपसे पूछ दे तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर बच्चों लंदन है। ठीक है। भारत में राजसमंद झील जो है कि किस राज्य में पड़ती है, तो राजसमंद देखिए जम्मू है कि लद्दाख में है कि हिमाचल है कि राजस्थान है। राजस्थान में राजसमंद झील जो है कि कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएंगे। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, भूलना मत, इंपॉर्टेंट सवाल है। 80 से 90% वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। एक और प्रश्न है इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए आप 29 नंबर का प्रश्न है कि सब्जियों की खेती के वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है भैया, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की वर्मी कल्चर, तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक। 30वां नंबर का प्रश्न पे हम आएंगे। भारत में कोयले के उत्पादन में है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे। भारत में कोयले के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, टाइपिंग में मिस्टेक है, सॉरी, प्रथम स्थान पे है। तो छत्तीसगढ़ है कि उड़ीसा है कि झारखंड है कि मध्य प्रदेश। तो आप जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ठीक है। 2011 की जनगणना, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, 15वीं थी कि 7वीं थी कि 11वीं। 15वीं जनगणना देखिए ये 2011 वाली थी और 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, यानी आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी।
2011 के जनगणना के समय भारत का जन घनत्व कितना है गुरु? 325 प्रति वर्ग किलोमीटर है कि 382 वर्ग किलोमीटर है कि 300 है कि 983? तो 382 वर्ग किलोमीटर भारत का जन घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? देखिए, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या माना जाएगा? सिक्किम। भारत का वह कौन सा राज्य जहां अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती? तो हरियाणा, पंजाब की दोनों में? तो हरियाणा और पंजाब दोनों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कम्युनिटी के लोग नहीं पाए जाते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति नहीं रहती है, यानी कि एससी कैंडिडेट लोग बिल्कुल नहीं पाए जाते? तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की दोनों में कि केवल एक में? तो दोनों में, यानी नागालैंड और अरुणाचल में एससी कम्युनिटी के लोग यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हैं। वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक थी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक थी। इसके लेखक कौन थे? तो आप जानते हैं एडम स्मिथ महोदय जो है कि इनके लेखक थे। 37वां प्रश्न पे हम आते हैं कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसका क्या अर्थ है? निजी क्षेत्र का होना, केवल सार्वजनिक या पब्लिक क्षेत्र का होना, कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होना? तो हमारे यहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों है, इसलिए हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 1990 से लगातार प्रकाशित हो रहा है, जिसके अंतर्गत क्या पैमाने हैं? तो जीवन प्रत्याशा और शिक्षा आती है कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और इनकम आती है, कि जीवन प्रत्याशा और इनकम आती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी है मानव विकास सूचकांक जो 1990 से लगातार प्रकाशित हो रहा है। इसमें जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, शिक्षा देखा जाता है और आय देखी जाती है यानी इनकम। भारत में कह रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तो 1960 से 65 था, 69 से 74 था, 74 से 79 था, कि 61 से 66 था? तो 1974 69 से 74 जो टाइम पीरियड था वो भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल माना जाता है। ठीक है, आइए एक प्रश्न और है। भारत सरकार ने गरीबी निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, जिसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन की व्यवस्था की गई है। जो आज 80 करोड़ लोगों को जो है कि राशन मिल रहा है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक कानून के तहत मिल रहा है। जैसे मनरेगा एक कानून है जिसके तहत आपको जो है कि 100 दिन का काम मिलता है, एक गारंटी उस सरकार को मुहैया कराना है, चाहे दुनिया में, चाहे भारत में किसी भी तरह की सरकार आ जाए, किसी की भी सरकार आ जाए। वैसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बनने के बाद प्रत्येक गरीब व्यक्ति को कहा जाता है कि ग्रामीण आबादी में 75% और शहरों में 50% आबादी के जो कि खाद्यान्न मुहैया करना जरूरी है। ये कब कानून बना था? 2013 में कांग्रेस सरकार ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो 2006 में किया गया, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 42 नंबर पे कि दिया है कि भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के क्रम में दूसरे चरण में भाई पहले चरण में तो 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन दूसरे चरण में 1980 में भारतीय बैंकों को, जो प्राइवेट बैंक हुआ करते थे हमेशा, उनका राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्रीय बैंक बनाया गया, पब्लिक बन गया। कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 6 बैंकों को, पहले चरण में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, दूसरे चरण में 6 बैंकों को 1980 में उनका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है, कि कोलकाता में, कि असम में, कि बेंगलुरु में? आप जानते हैं भारतीय चाय बोर्ड की जो है कि मुख्यालय कहाँ है बच्चों? कोलकाता में है। प्रश्न नंबर 44 पे आएंगे कि भारत में बेरोजगारी के अनुमान होते 1968 में किस समिति का गठन किया गया? तो सरकारिया आयोग है, कि गोस्वामी समिति है, कि दंतेवाला समिति है? तो दंतेवाला एक ऐसी समिति थी जो भारत में बेरोजगारी अनुमान हेतु 1968 में इस कमेटी का गठन किया गया था। प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, तो द्रव्यमान, सदिश राशि, घनत्व, चाल के विस्थापन? तो विस्थापन क्या है इसमें? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस का, चल रहा है कि कार में बैठे हुए व्यक्ति कार के अचानक दाहिने तरफ मुड़ने पर, अगर कार को आप अचानक दाहिने तरफ मोड़े तो वह व्यक्ति कार के बाईं ओर कार की खिड़की से जाकर टकरा जाता है। यह किस बल के तहत होता है? तो अभिकेंद्री बल, कि अपकेंद्र बल, कि वाय बल, कि इनमें से कोई नहीं? तो अपकेंद्र बल के कारण जो है कि वह जाके बगल की खिड़की से टकरा जाता है।
एक प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक पंखा जो है विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में कि यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपने जैसे दी वो मूव करने लगा, अगर घूमने लगा तो वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। ठीक है। 48 नंबर का प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आंधी आने पर घरों के छप्पर और टीन का उड़ जाना किस प्रमेय का उदाहरण है? तो न्यूटन के नियम के कारण ये होता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण होता है कि बार्नौली के प्रमेय के अनुसार होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो बार्नौली के प्रमेय के अनुसार जो है कि ऐसी घटना होती है। कह रहा है कि किसी भी स्थान पर आंधी तूफान आने से हवाएं तेज चलने का संकेत होता है, जिसका अर्थ क्या है कि इस स्थान पर आंधी तूफान आता है और हवाएं तेज चलने लगती है, ये किस चीज़ का संकेत होता है? इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। तो वायु दाब में अचानक वृद्धि कि वायु दाब में अचानक कमी? कि वृद्धि और कमी एक साथ कि सभी? तो वायु दाब में अचानक कमी के कारण इस तरह का होता है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑलरेडी वायु दाब यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। लो प्रेशर के क्षेत्र जब बनते ही हाई प्रेशर यानी अगल बगल के जो क्षेत्र से हवाएं दौड़ती हुई आएंगी और इस तरह की कंडीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है। हाँ। 50वां, सबसे अधिक ध्वनि की चाल कहाँ होती है भैया? हवा में होती है, लोहा में होती है, एल्युमिनियम में होती है कि पीतल में होती है? तो एल्युमिनियम में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल पीला नीला को कि लाल हरा नीला को कि लाल सफ़ेद काला को कि लाल हरा नारंगी को? लाल पीला नीला को। हालांकि एक बार आप देख लीजिएगा इसको। कपड़े धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट है कि सोडियम बाई कार्बोनेट है? ये तो खाने वाला सोडा है। कि पोटेशियम कार्बोनेट है कि कैल्शियम कार्बोनेट है? तो सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने वाला सोडा कहते हैं, जिससे आप कपड़ा धोते हैं, हालांकि आप नहीं धोते हैं। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन भरा जाता है कि आर्गन भरा जाता है कि हीलियम कि नाइट्रोजन? तो वायुयानों के टायर में कौन सी गैस? ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक से है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये देखिए, मानव शरीर में मलहम और क्रीम बनाने के लिए कौन से तत्व का इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम का होता है, क्लोरीन का होता है, जिंक का होता है कि सोडियम का होता है? बताइए, चलिए बताइए बताइए बताइए। अरे बोलिए, कुछ भी बोलिए, लगाइए तुक्का। जिंक का होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दिया है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? अयस्क का मतलब निकाला जाता है उससे। ठीक है। जैसे आप अब देखोगे कि ग्रेफाइट कह रहे हैं कि बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम निकालते हैं ज़मीन से बॉक्साइट, लेकिन उससे जो है कि उसको रिफाइन करके हम एल्युमिनियम बनाते हैं या एल्युमिनियम उससे निकालते हैं। तो डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है, यानी कि किससे जो है कि वो डोलोमाइट निकाला जाता है? कि मरकरी से निकाला जाता है कि यूरेनियम से कि पोटेशियम से कि मैग्नीशियम से? मैग्नीशियम से। ठीक है। पारा धातु का उपयोग किस कार्य किस चीज़ में होता है भैया? तो बेकरी उद्योग में कि सिंदूर बनाने में कि थर्मामीटर में कि बी और सी दोनों में? तो बी यानी सिंदूर बनाने में भी यूज होता है, थर्मामीटर में भी पारा धातु का यूज होता है। बारूद बनाने के लिए अगर पूछ दे आपको कि बारूद बनाने में किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो ऑप्शन नंबर बी जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये बारूद बनाने में काम आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है कि फटता है तो एनर्जी निकलती है और चमकता है ये। कह रहा है प्रश्न में नेक्स्ट कि किस ईंधन को जलने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है? कोयला को जलाएंगे तो ऊर्जा निकलेगी, सीएनजी, हाइड्रोजन को कि पेट्रोल को? तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो इन तीनों से ज़्यादा एनर्जी देता है, यानी सबसे अधिक देता है। एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? तो चर्म रोग हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाएगी कि पेलाग्रा हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं? तो चर्म रोग आपको देखने को मिलेगा विटामिन B6 की कमी से। तो विटामिन से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए एक प्रश्न हमने इसमें दिया हुआ है आपको। इनमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है? कमाल की बात है, हैजा, टीबी, प्लेग, पोलियो। देखिए ये तीनों जो है ये जीवाणु से होता है, लेकिन पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु से होती है, यानी कि वायरस से होता है। थायराइड ग्रंथि से जुड़े रोगों का निदान करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, फास्फोरस, आयोडीन 131 की यूरेनियम मेरियम जो भी है 153? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आयोडीन 131 का जो है कि यूज हम थायराइड ग्रंथि से जुड़े रोगों को निदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे भैया? कलाम जी थे कि जो होमी जहांगीर बाबा साहब थे कि नेहरू जी थे कि विक्रम साराभाई थे? तो विक्रम साराभाई। ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा।
वर्तमान में हम किस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं? तो तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, छठवीं? पांचवी, 5G। 5G उससे मतलब जानिएगा, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर। कंप्यूटर में CAD का फुल फॉर्म क्या है गुरु? तो कंप्यूटर एडेड डिस्प्ले, कंप्यूटर एडेड डिस्प्ले, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की कंप्यूटर एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कह रहा है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से कि टेनिस से? आप जानते हैं देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है। पोलो खेल का जन्म कहाँ हुआ था गुरु? तो अमेरिका में हुआ था, चीन में हुआ था, श्रीलंका में कि भारत में? भारत के मणिपुर में पोलो खेल का जन्म हुआ था। ठीक है। भारत में खेलों से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? द्रोणाचार्य, ये तो आप जानते हैं। कोच को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेलों से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये प्रश्न बताइए, भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी और 15 फरवरी। इसी दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कौन सा धरोहर है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो फतेहपुर सीकरी था कि ताजमहल था कि दोनों थे? तो ताजमहल था, 1983 में सबसे पहले इसको शामिल किया गया। दिया है कि चार कुला है, खुला नहीं है, चार कुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है बच्चों? तो बुंदेलखंड का है कि ब्रजमंडल का है कि बघेलखंड का है कि अवध का? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए? चार कुला नृत्य ब्रजमंडल क्षेत्र का है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना? ये आसान प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित है। इतना भी आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपसे पूछ ले तो पंजाब में है कि हरियाणा में है कि लुधियाना में कि दिल्ली में? तो आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद बजाते थे, तबला बजाते थे, सितार की बांसुरी? तो बांसुरी बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया जी, महान बांसुरी वादक भारत के। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? जनरल होता है, मेजर जनरल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है कि एडमिरल? एडमिरल होता है भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद। ठीक है। 78 नंबर का वे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो कौन कौन लोग थे भैया? जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो CV रमन साहब, अरविंद खुराना साहब, अभिजीत बनर्जी की? इनमें से सभी? तो इनमें से सभी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे? तो कर्पूरी ठाकुर थे, चरण सिंह जी थे और नरसिम्हा राव साहब थे। सभी लोग, इन तीनों लोगों को, लाल कृष्ण आडवाणी भी से थे और एक इंसान और थे। आप कमेंट करके बताइए कितने लोगों को 2024 में भारत रत्न मिला। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं, नीना राय हैं, संजय बारू हैं कि नरेंद्र मोदी हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WIPO की बात हो रही है, बताइए। वाशिंगटन, लंदन, जेनेवा और जर्मनी? WIPO, डब्ल्यू से स्टार्ट है, जेनेवा सही हो जाएगा। पैसे रुपए की बात होती, वाशिंगटन मार देते। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है कौन थी? साक्षी मलिक थी, मैरी कॉम थी, दीपा कर्माकर की नीता अंबानी? चलो इनको भी मौका मिल ही गया ऐसे सार्वजनिक पद पाने के लिए, नहीं तो बस पैसा पैसा करती हैं। नीता अंबानी है। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सागर की बात हो रही गुरु, महासागर की बात नहीं, ध्यान रखना। अरब सागर है, दक्षिण चीन सागर, अरल सागर की काला सागर? दक्षिण चीन सागर विश्व में सबसे बड़ा सागर है। दुनिया का सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? कौन सी ऐसी नहर है जिसमें सबसे ज़्यादा बिजी है? स्वेज नहर है कि पनामा है कि कील नहर है कि इनमें से कोई नहीं है? तो कील नहर दुनिया में सबसे व्यस्तम नहर मानी जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछ दे तो सबसे पश्चिमी सहारनपुर, सबसे पूर्वी बलिया है कि सबसे पश्चिमी शामली और सबसे पूर्वी बलिया है कि सबसे पश्चिमी शामली और सबसे पूर्वी गाजीपुर है कि सारण और गोरखपुर? तो सबसे पश्चिमी शामली और सबसे पूर्वी बलिया है और सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ देता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आप जानते हैं, गोरखपुर। भारत माता का मंदिर कहाँ इंपॉर्टेंट है भैया, जितने लोग हैं बताइए। भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बनारस में। ठीक है।
पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान जिसे हिंदुओं का मक्का मदीना कहा जाता है, यह कौन से स्थान किस जिले में स्थित है? कानपुर में, इलाहाबाद में, मथुरा में कि वाराणसी में? वाराणसी में। वाराणसी कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। 89 नंबर का प्रश्न आपसे सामने रहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन है कि रोहिलखंड में कि बुंदेलखंड में कि आगरा मथुरा क्षेत्र में? तो सबसे अधिक खनिज संसाधन उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाला क्षेत्र में, जिसमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ठीक है, ललितपुर, झांसी इत्यादि इत्यादि कहते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा स्थान, और सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला है, चौथा है, तीसरा है, पांचवा है? तो आप बताइएगा। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी चौथे नंबर पे है गुरु। ठीक है, याद रखना। ये 91 वाला प्रश्न है, इसको पहला मत मानिएगा कि 1857 में विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला की, खान बहादुर खां की, वक्त खां की, बेगम हजरतमाल की, बहादुर शाह जफर? देखिए 5 ऑप्शन वाला बनाए तो खान बहादुर खान है, यही थे जो बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की बात नहीं हो रही है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन? तो ऑप्शन नंबर डी। किस योजना के तहत संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया? कौन सी योजना थी जिससे कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो कैबिनेट मिशन योजना थी, यानी कि ABCD कोई नहीं होगा, कैबिनेट मिशन के तहत जो है कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के संपादक अगर आपसे पूछ ले बच्चों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, अबुल कलाम आज़ाद और नेहरू ये ऑप्शन में हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कि यह पद दिया गया था कि आप संविधान सभा के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष बनिए। महात्मा गांधी ने किस वर्ष जो है कि साबरमती आश्रम की स्थापना की? बताइए, 18 में, 15 में, 17 में, 20 में? कब की थी? 1917 में ही इन्होंने जो है कि साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 15 में तो वो जो है अफ्रीका से लौट कर ही आए थे। भारतीय संविधान में विधि द्वारा 97 नंबर का प्रश्न है, यहाँ 7 लिखा हुआ है लेकिन 97 है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस स्थान से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम कहाँ से लिए हैं? जापान से। एशिया की सबसे लंबी नदी बच्चों, तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है जो चाइना में है, जानते हैं आप। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? ये आपसे प्रश्न पूछ दे तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। ना नामीबिया, बोत्सवाना, अर्जेंटीना, अफ्रीका दिया हुआ था, लेकिन आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। और 100वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि भारत निर्माण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया बच्चों? तो 2005 में इसको जो है कि कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतना टाइम दिया। डेमो क्लास हम आपको पहले ही दे चुके हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके सामने पेश करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।